नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज हुई वोटिंग का क्या हाल रहा। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की चर्चाओं पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच सियासी घमासान। एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कैसे हमला बोला, ये भी आपको बताएंगे। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जारी बवाल के बीच बीएसपी ने इंडिया गठबंधन को क्या नसीहत दी है, ये भी जानेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और एनसीपी एक दूसरे पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है। इसके नतीजे आने हैं 8 सितंबर को। इसमें त्रिपुरा की 2 और केरल, झारखंड, बंगाल, यूपी और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। इसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है सीधी टक्कर। वहीं केरल और बंगाल में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच ही मुकाबला है। उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की घोसी विधानसभा सीट की है और इस सीट पर बीजेपी के दारा सिंह का मुकाबला है समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के साथ। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन उपचुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद भी ये पहला ही चुनाव है, इस लिहाज से गठबंधन के लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। उपचुनाव के नतीजे चाहे जिसके भी पक्ष में आए, लेकिन इतना तो तय है कि जीतने वाला इसे अपने पक्ष में माहौल के रूप में जरूर पेश करेगा। उधर केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार संसद के विशेष सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव ला सकती है। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना यह है कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का कहना यह भी है कि सरकार इंडिया गठबंधन के नाम से डर गई है और इसीलिए ऐसा कदम उठाने जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। नहीं, भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। इंडिया के बदले भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग नई नहीं है। आरएसएस और कुछ अन्य संगठन पहले भी इसकी मांग करते रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि फिलहाल इसको लेकर सरकार की जल्दबाजी की एक बड़ी वजह इंडिया गठबंधन ही है। सरकार नहीं चाहती है कि गठबंधन को चुनाव में उसके नाम का फायदा मिल पाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में 2 जन आशीर्वाद यात्राओं में शामिल हुए हैं। आदिवासी बहुल मंडला और चंबल क्षेत्र में श्योपुर में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्राओं की शुरुआत की है। शाह ने दोनों ही जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस राज्य में मध्य प्रदेश बीमारू और ऐसे राज्यों में शामिल हो गया था, लेकिन बीते 20 सालों से बीजेपी की सरकारों ने इसे बेमिसाल प्रदेश में तब्दील कर दिया है। आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है। 51 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था। सीएमओ मनी कलेक्शन का ऑफिस बन गया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करप्शन वर्किंग कमेटी बन गई थी और 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे। इस्तीफे के 15 मिनट पहले 63,000 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 600 करोड़ का इप्को घोटाला, 25,000 करोड़ कर्ज माफी का वादा न निभाना और 11,78 करोड़ का किसानों का गेहूं का बोनस खा जाना। मित्रों, एक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े।
मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अमित शाह लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर वो जनता को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता मिली तो एमपी में भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला हो जाएगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी घमासान अब भी जारी है। उदयनिधि के सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी और बीजेपी को इसको लेकर डीएमके और इंडिया गठबंधन पर लगातार हमले कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के एक पुजारी ने भी उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। इधर बीएसपी ने इंडिया गठबंधन को उदयनिधि के बयान पर अपना रुख साफ करने को नसीहत दी है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो गठबंधन कमजोर हो जाएगा और बीजेपी को उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में सनातनी लोग हैं और इस देश में 75-80% लोग सनातन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उनको पहले अध्ययन करना चाहिए और इसके बारे में ज़्यादा तूलब नहीं पकड़ना चाहिए। और जो गठबंधन और महागठबंधन हो रहा है उसके शीर्ष नेताओं को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इससे विपक्ष और कमज़ोर हो जाएगा और गठबंधन या महागठबंधन और कमज़ोर हो जाएगा। और विपक्ष का कमज़ोर होना देश के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। बीजेपी वाले लोग फिर अपनी मनमानी करेंगे नहीं तो। उदयनिधि के बयान के बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन के हिंदू विरोधी रुख के रूप में इसे प्रचारित कर रही है। विपक्षी गठबंधन को इसके मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि चुनावों के दौरान इस धार्मिक आधार पर गोलबंदी का कारण ये बन सकता है बयान। गठबंधन को भारत की आत्मा बताने वाले इसके नेता ये जोखिम नहीं ले सकते। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर जालना में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया जिसमें 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों के घायल होने की खबर आई। आपको बता दें कि अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बीजेपी का कहना यह है कि वो इस मुद्दे का समाधान बहुत जल्द तलाशने की कोशिश में है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। एनसीपी ने आरोप अब ये लगा दिया है कि सरकार के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था। दूसरी ओर बीजेपी का कहना यह है कि मराठा वोट के लिए एनसीपी राजनीति कर रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से मंत्रालय से गृह खाते से फोन जाने के बाद इस प्रकार का लाठीचार्ज चालू हुआ है। कोई भी जालना जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद होके इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक उसको ऊपर से आदेश ना हो। ये देखिए, निश्चित तौर पे शरद पवार साहब इस आरक्षण का मुद्दा का जो आंदोलन चल रहा है उसके आड़ अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और वजह यह है कि राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। वोट बैंक के मद्देनजर कोई भी पार्टी इस मांग का विरोध नहीं कर सकती। इसीलिए हिंसा के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनशन कर रहे मनोज जरांगे से मुलाकात भी की है। दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन को मराठा आरक्षण का विरोधी साबित करने पर तुले हुए हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।